एक नए इंसान की तख्लीक की शुरुआत मेल स्पर्म और फीमेल एग के मिलाप से होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम जिसे स्पर्म और एग कहते हैं ये असल में क्या है? हम माइक्रोस्कोप के बिना अपनी आंख से स्पर्म या एग्स को नहीं देख सकते, लेकिन ये कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने व्हाइट ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स को नहीं देख सकते। आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज की तरह स्पर्म और एग भी हमारी बॉडी के सेल्स हैं। इंसानी जिस्म में सबसे छोटा सेल स्पर्म और सबसे बड़ा एग होता है। मिथ्स और मिसकॉन्सेप्शंस ने एग और स्पर्म्स को भी नहीं छोड़ा। शायद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि इन दोनों के मिलाप में अगर स्पर्म हावी हो जाए तो लड़का और अगर अंडा हावी हो जाए तो लड़की पैदा होती है। शायद इसी गलत फहमी की वजह से ही लड़का पैदा होने पर कसूरवार औरत ठहराई जाती है। इन फजूल और मनगढ़ंत बातों से बचने के लिए आपके पास सही नॉलेज का होना जरूरी है कि कौन सी चीज किस वजह से होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल पर मबनी सीरीज के तीसरे हिस्से में हम ये डिस्कस करेंगे कि ओव्यूलेशन होने के बाद एग कहाँ जाता है। तो आइए वीडियो का आगाज वहीं से करते हैं जहाँ हमने पार्ट 2 को एंड किया था। लास्ट वीडियो के एंड पर हमने फेट ऑफ द एग को 2 पॉसिबल सिनेरियोस में डिवाइड किया था। 1 इफ एग डजंट फर्टिलाइज, नंबर 2 इफ एग डज फर्टिलाइज। तो चलिए पहले हम पहले सिनेरियो को ही डिटेल में डिस्कस करते हैं कि अगर एग फर्टिलाइज ना हो तो क्या होता है। रप्चर डोमिनेंट फॉलिकल से बनने वाला कॉर्पस लूटियम जो यूट्राइन लाइनिंग की हिफाजत के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, इसकी लाइफ सिर्फ 2 वीक्स की होती है। यही वजह है कि फर्टिलाइजेशन ना होने की सूरत में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने लगता है और साथ ही एस्ट्रोजन भी। इस ग्राफ में आप आसानी देख सकते हैं कि इन दोनों हार्मोन्स के लेवल्स में किस तरह स्विंग्स आ रहे हैं, जिससे ब्रेन को मैसेज जाता है कि प्रेगनेंसी की सारी तैयारियां प्राय आ गई। सो लेट्स ट्राई दिस अगेन। इसके रिस्पॉन्स में ब्रेन से GnRH हार्मोन रिलीज होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं। यूं फिर से एक नई साइकिल की शुरुआत होती है। सोचिए जब जिस्म में ये सब हो रहा हो तो दिमाग का क्या हाल होगा। हार्मोन्स के इस कॉकटेल और अप्स एंड डाउन्स की वजह से औरतों को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी PMS का सामना करना पड़ता है, जिसकी सबसे बड़ी अलामत मूड स्विंग्स है। पीरियड्स के करीब गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, उदासी या लो एनर्जी इन हार्मोन्स की वजह से ही होती है। कुछ को थकावट और कमजोरी, ब्रेस्ट में दर्द या अकड़न, पेट पर स्वेलिंग, टांगों में दर्द और खिंचाव भी होने लगता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम तो सभी का डिस्टर्ब हो जाता है। ब्लोटिंग, मोशंस या कॉन्स्टिपेशन, भूख ज्यादा लगती है या फिर कुछ खाने का दिल ही नहीं करता। और पीरियड क्रैम्प्स पर तो हम पहले हिस्से में बात कर ही चुके हैं। बाज औकात ये क्रैम्प्स इतने शदीद होते हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी औरतें मामूल के मुताबिक सारे काम करती हैं और अगर वो वर्किंग प्लेस पर हों तो उन्हें वहाँ कोई छुट्टी भी नहीं मिलती। लेकिन ताइवान में ऑफिशियली औरतों को इन मखसूस आयाम के लिए 3 दिन और इंडोनेशिया में 2 दिन की छुट्टी दी जाती है। क्या हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ होना चाहिए? कमेंट करके इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब हम दूसरे सिनेरियो को डिस्कस करते हैं कि अगर एग फर्टिलाइज हो जाए तो क्या होगा। इस सवाल का भी 1 लाइन आंसर ये है कि फर्टिलाइजेशन की सूरत में प्रेगनेंसी होती है, लेकिन हमें तो इसकी तफसील जाननी है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। तो आइए जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के लिए एग और स्पर्म आपस में कैसे मिलते हैं। कुदरत हमेशा इंसान के लिए बेस्ट प्लानिंग करती है और जब इंसान की पैदाइश का मामला हो तो इसके लिए भी बेस्ट कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट किया जाता है। पिछली 2 वीडियोस देखने के बाद फीमेल एग की लाइफ जर्नी और बेस्ट एग की सिलेक्शन का तरीकाकार तो आप जान ही चुके हैं। तो हम अब ये देखते हैं कि बेस्ट स्पर्म की सिलेक्शन कैसे होती है। मेल जो सीमेन इजैकुलेट करता है इसमें 300 मिलियन से ज्यादा स्पर्म्स होते हैं, जिसमें से काफी सारे तो विजाइना से बाहर ही बह जाते हैं। विजाइना का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है, इसलिए दाखिल होने वाले स्पर्म्स में से सिर्फ वो सरवाइव करते हैं जिनके गिर्द प्रोटेक्टिव स्विच मौजूद हो। एग तक पहुंचने के लिए इन्हें बहुत लंबी रेस लगानी पड़ती है जो सिर्फ 20 सेंटीमीटर है, लेकिन इनके लिए ये ऐसे है जैसे हमारे लिए 500 किलोमीटर पैदल चलना। इनका सबसे पहला टास्क सर्विक्स में दाखिल होना है जो टाइटली क्लोज्ड होती है, लेकिन लकीली ओव्यूलेशन के दौरान ये ओपन रहती है तो इनके लिए यहाँ से गुजरना आसान हो जाता है।
है। सर्विक्स में दाखिल होने पर सीमेन की कंसिस्टेंसी लाइट हो जाती है और स्पर्म यहाँ बआसानी स्विम करने लगते हैं, जबकि कुछ सर्विक्स के फोल्ड्स में अटक जाते हैं और बैकअप ग्रुप के तौर पर यहाँ मौजूद रहते हैं। ऑर्गाज्म में वजाइना, यूट्रस और सर्विक्स में बैक वक्त कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जिनकी मदद से स्पर्म बिना मेहनत किए खुद आगे बढ़ते रहते हैं और जब ये कॉन्ट्रैक्शंस रुकती हैं तो इन्हें खुद मेहनत करके रेस लगानी पड़ती है। जैसे ही स्पर्म यूट्रस में दाखिल होते हैं, यहाँ मौजूद इम्यून सिस्टम के सेल्स इन्हें जरासीम समझकर मारने लगते हैं। यूं यूट्रस में हजारों स्पर्म्स में से सिर्फ आधे बाकी रह पाते हैं। ये बाकी रहने वाले स्पर्म्स दोनों यूट्राइन ट्यूब में एंटर हो जाते हैं। यूट्राइन ट्यूब्स में सीलिया फिलामेंट्स होते हैं। इनमें फंसकर भी बहुत सारे स्पर्म्स मर जाते हैं। इस पॉइंट पर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एक केमिकल रिलीज होता है जो स्पर्म के हेड्स को लॉन्ग और शार्प कर देता है, जिससे स्पर्म्स हाइपर एक्टिव होकर तेजी से तैरने लगते हैं। इस कट थ्रोट कंपटीशन के बाद कुछ दर्जन स्पर्म्स एग तक आने में कामयाब होते हैं। एग को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके गिर्द कोरोना रेडिएटा सेल्स की लेयर होती है। इसके बाद एग सेल की आउटर लेयर जोना पेलुसिडा होती है, जिस पर स्पेशलाइज्ड स्पर्म रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ही स्पर्म इन रिसेप्टर से जुड़ता है, एक्रोसोम से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होता है और स्पर्म इस लेयर को पेनिट्रेट करके अंदर दाखिल हो जाता है। जोना पेलुसिडा में फ्लूइड होता है और इस फ्लूइड के बाद एग सेल मेम्ब्रेन। स्पर्म इस मेम्ब्रेन से अटैच होता है और कुछ ही सेकंड्स में ये फ्यूज हो जाती है। एग स्पर्म को अंदर खींच लेता है और स्पर्म अपनी टेल को बाहर छोड़कर अंदर दाखिल हो जाता है। इसके अंदर दाखिल होते ही एक इम्पेनिट्रेटेबल फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसकी वजह से यहाँ मौजूद दूसरे स्पर्म्स मरने लगते हैं। रिएक्शन के तौर पर जोना पेलुसिडा भी हार्ड हो जाती है और बाहर से दूसरे स्पर्म इस लेयर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। यूं एग अपने आप को पूरी तरह सील कर लेता है। स्पर्म के अंदर मौजूद मेल जेनेटिक मटेरियल से मेल प्रोन्यूक्लियस बनता है, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं और एग में मौजूद फीमेल जेनेटिक मटेरियल से फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनता है। इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। फिर एक धागे के जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स इन दोनों न्यूक्लियाई को एक दूसरे की तरफ पुल करके आपस में मिला देते हैं और इनके मिलने से एक नया न्यूक्लियस बनता है। इस तरह फर्टिलाइजेशन के एंड पर एक सिंगल सेल जाइगोट फॉर्म हो जाता है। इसके न्यूक्लियस में एक नया जेनेटिक कोड होता है, जिसमें जेंडर, हेयर कलर, आई कलर और दूसरे बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमिन हो जाते हैं, जो एक नए इंसान की शुरुआत है। जाइगोट इम्प्लांट होने के बाद दो मुख्तलिफ हिस्सों में डिवेलप होता है। एक हिस्सा एम्ब्रियो और दूसरा हिस्सा प्लेसेंटा बनता है। एम्ब्रियो के डिवेलप होने के बाद इससे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होता है। आपको याद होगा कि कॉर्पस लुटियम जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, इसकी लाइफ सिर्फ 2 हफ्ते तक थी। HCG हार्मोन इसकी लाइफ को बढ़ा देता है और ये 13 से 20 वीक्स तक एक्टिव रहता है, जिससे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हाई ही रहते हैं और नई साइकिल शुरू नहीं होती। 13 से 20 वीक के बाद HCG की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस वक्त तक प्लेसेंटा बन जाता है और खुद प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज करने लगता है। ये HCG ही है जिसे होम प्रेगनेंसी टेस्ट या ब्लड टेस्ट में डिटेक्ट करने से प्रेगनेंसी कंफर्म की जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और इसके बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में आके जरूर कीजिए। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए डॉक्टर जमीला रियाज को सब्सक्राइब कीजिए।